के इस तकनीकी सत्र में अभी आप लोग डॉक्टर प्रेमलता वैष्णव को सुन रहे थे और वो अनुवाद से संबंधित कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपसे साझा कर रही होंगी, जैसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे जो बात करनी है, जो लोग भी उद्घाटन सत्र में थे और मुझे आंशिक रूप से ही सही सुन पाए होंगे, तो भारतीय जो क्लासिक्स हैं उन क्लासिक्स का जो ट्रांसलेशन हुआ है उस पे हम लोग को बातचीत करनी है। और मेरा ख्याल है कि जो टेक्निकल बातें हैं वो तो अलग होती हैं, मसलन अनुवाद क्या है, अनुवाद कैसे किया जाता है, अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, ये तकनीकी बातें हैं। और इन तकनीकी बातों से जब अनुवाद हो जाता है तो प्रक्रिया तो रहती है मगर उसका कोई ताल्लुक नहीं होता ज़्यादा। जैसे मैं बताऊं, टी.एस. इलियट ने कहा था कि जो कवि है, पोएट है, वो इम्पर्सनल हो जाता है। जब वो कुछ लिख देता है और वो पाठकों के पास पहुंच जाता है तो बीच से वो हट जाता है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने कि जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो जानते होंगे, जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो उसके लिए एक प्लेट होती है। जब वो गैस मिल जाती है तो प्लेट की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो इम्पर्सनल हो जाता है, जिसको कैटलिस्ट कहते हैं या उत्प्रेरक कहते हैं। वैसे ही कवि की भूमिका होती है, वैसे ही अनुवादक की भूमिका होती है कि अगर अनुवादक ने अनुवाद कर दिया और वो पाठकों तक पहुंच गया तो अब उसकी भूमिका वहाँ से इम्पर्सनल हो जाती है, वो हट जाता है। पाठक और जो टेक्स्ट है उसके बीच में वो नहीं रहता। तो ये तकनीकी बातें वहीं तक समाप्त हो जाती हैं और उस तकनीक के बाद जब हमारे पास कोई चीज़ आती है तो उसका जो फ्लेवर होता है हम उसे महसूस करते हैं। आप उसको ऐसे समझिए, किसी ने कबीर से पूछ दिया कि प्रेम आप जानते हैं, बार बार कहते रहते हैं ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। आपको पता है प्रेम क्या होता है, प्रेम कितनी प्रकार का होता है, प्रेम की क्या पद्धति है, प्रेम की क्या प्रक्रिया है, प्रेम के कितने प्रकार होते हैं। तो कबीर ने कहा मैंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हाँ, लेकिन मैंने प्रेम को महसूस किया। और जो लोग प्रकारों में जाते हैं वो अनुभवहीन होते हैं। वे इसलिए उन्होंने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। पुस्तकीय ज्ञान से हम कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा होता है। इसलिए कबीर ने कहा कि हमने आंखों देखी, अपना अनुभव मैंने बताया है, मैं प्रेम के प्रकारों में नहीं पढ़ता। उसी तरह से मैं अनुवाद के प्रकारों में नहीं पढ़ता, अनुवाद की टेक्निक में नहीं पढ़ता, अनुवाद की पद्धति में नहीं पढ़ता, अनुवाद की प्रक्रिया में नहीं पढ़ता। अनुवाद को जिस तरह से हम अनुभव करते हैं, जिस तरह से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जिस तरह से हमारे परिवेश को प्रभावित करता है, जिस तरह से हमारे लिटरेरी डिसिप्लिन को प्रभावित करता है, उस पर कुछ बातें मैं साझा करूंगा। और उनमें से कोई एक बात भी अगर सार्थक निकल पाई तो डॉक्टर नाजिस का मुझे यहाँ बुलाना और मेरा कुछ कहना सार्थक होगा। जब हम इंडियन क्लासिक्स की बात करते हैं तो हमारी निगाह महाभारत और रामायण की तरफ जाती है और जब उससे निगाह हटती है तो हमारी निगाह कालिदास की तरफ जाती है, माघ की तरफ जाती है, भास की तरफ जाती है। जब हम उसका दायरा और बढ़ा देते हैं तो जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में जो कुछ भी लिखा गया है वहाँ तक हमारी निगाह जाती है। और ये सब मिलकर हमारी जो क्लासिक फाउंडेशन है लिटरेचर की, उसको बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस का पूरी दुनिया की जितनी भी सभ्य भाषाएं, मैं सभ्य भाषा इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक इनलाइटेंड लैंग्वेज है, आदिवासी इलाके में कोई भाषा होगी या बहुत ही प्रिमिटिव एज में जो लोग रह रहे होंगे वहाँ अगर कोई भाषा होगी, हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन जितनी भी सभ्य भाषाएं हैं उनमें उनका अनुवाद मिलता है। वाराणसियों ने रूसी में अनुवाद किया रामचरितमानस का, ग्राउस ने जो यहीं थे अंग्रेजी में बहुत अच्छा अनुवाद माना जाता है। तो अनुवाद की दृष्टि से, लेकिन फिर भी रामचरितमानस या राम कथा का लिखा हुआ वो काव्य
अनुवाद की नज़रिए से इतना ज़्यादा फेमस नहीं है जितना कि और भी ग्रंथ है। फिर हम उसी कालिदास को याद करते हैं और हम शकुंतला की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। कालिदास की एक पोइट्री है लिरिकल जिसको कहते हैं मेघदूत। मेघदूत, अब फिर वो बात आएगी, मेघदूत का एक जुमला जो मैंने कहा कि दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में, सभ्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है, लेकिन नंबर्स ऑफ टाइम्स अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान की क्लासिक्स के 2 बहुत बड़े ग्रंथ हैं जिनका इतनी बार अनुवाद हुआ है जितनी बार होरेस के गीतों का, ऐसा कहा जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। कौन कौन से वो दोनों ग्रंथ हैं? कालिदास का मेघदूत और गीता। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं, कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मेघदूत एक पुरानी कहानी, उनकी किताब है, पढ़ने लायक है। मेघदूत एक पुरानी कहानी, एक तरह से गद्य में लिखा हुआ उनका अनुवाद है। वो कहते हैं कि गीता और मेघदूत हमारे हिंदुस्तान के 2 ऐसे क्लासिक्स हैं, ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ हैं एक तरह से साहित्य के, कि जैसे बनारस के विश्वनाथ के मंदिर में हर आने वाला यात्री विश्वनाथ के मंदिर में बधे हुए घंटे को एक बार जरूर बजाता है, ऐसे ही अपने को विद्वान कहलाने वाला कोई भी व्यक्ति या तो मेघदूत का अनुवाद करता है या फिर वो गीता का अनुवाद करता है। अब आप अनुवाद पर बात कर रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है, जरा इस नज़रिए से अनुवाद की महत्ता को देखें आप। हर विद्वान, यानी विद्वान होने का एक स्टैंडर्ड है, विद्वान होने का एक निकष है, विद्वान होने की एक कसौटी है। अगर वो मेघदूत का अनुवाद नहीं करता है और अगर गीता का अनुवाद नहीं करता है तो मैं समझता हूँ कि वो विद्वान की कोटि में कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए जब पहली बार गीता इमर्सन के माध्यम से पहुंची थी पूरी दुनिया में तो लोग झूम उठे थे। इमर्सन खुद झूम उठा था कि हिंदुस्तान के पास एक ऐसा क्लासिक है जिसका आज, उसको धार्मिक ग्रंथ मत मानिए, आज के मैनेजमेंट के दौर में आप देखेंगे तो पूरी की पूरी व्याख्या कर देती है आधुनिक जीवन की गीता। इसलिए आज भी उसको, उसमें गीता में लोग वो चीज़ ढूंढते हैं। और गीता जिसने पढ़ा वो महाभारत भी पढ़ लिया, क्योंकि महाभारत का ही एक निचोड़ है वो। और महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यह न भारते तन न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है। तो अनुवाद की जब बात आई तो मैंने ये कहा कि मेघदूत अपने आप में एक बड़ा क्लासिक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, जो हमारे साहित्य के विद्यार्थी, अनुवाद के विद्यार्थी बैठे हैं, फैकल्टी बैठी हुई हैं, उनको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ ही अनुवाद से होता है। भारतेंदु ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद किया है। कहीं वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का, वो वेनिस का सौदागर, वेनिस का व्यापारी, या वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस इस नाम से भी उन्होंने कर दिया। यानी क्लासिक्स के मामले में आदान और प्रदान दोनों हो रहा है। विश्व की जितनी धरोहर हैं उनको हिंदी भाषा में, और यहाँ की जो क्लासिक्स है संस्कृत की, उसको हिंदी भाषा में या दुनिया की अन्य भाषाओं में। मैंने जब कहा कि 1789 में जब विलियम जोन्स ने शकुंतला नाटक का अनुवाद किया था तो वो पूरी दुनिया में पहुंचा। और विलियम जोन्स कौन थे? कलकत्ता में थे, वो जज थे। आप जरा कल्पना करें, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, अगर कोई अनुवाद, कोई रचना 1789 में, 1789 में आती है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले। ये हमारे विद्यार्थी जानते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज बना ही इसीलिए था कि अनुवाद कार्य के माध्यम से उर्दू, फारसी, बांग्ला, जितनी भाषाएं हैं उन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ बनाए गए, और हिंदुस्तानी का अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। उस काम से पहले विलियम जोन्स ने पूरी दुनिया में अनुवाद के माध्यम से शकुंतला को पहुंचा दिया था। हिंदी के विद्वानों में शकुंतला का जो अनुवाद किया गया वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। हमारे जो शोधार्थी हैं वो इस बात को तस्दीक करें, विटनेस करें और जानें कि राजा लक्ष्मण सिंह ने जो अनुवाद किया उसके पीछे उनकी 2 धारणा थी। ध्यान रहे, भारतेंदु से पहले
हिंदी का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं हो पाया था। राजा लक्ष्मण सिंह कह रहे थे कि हिंदी में उर्दू की मिलावट नहीं होनी चाहिए, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कह रहे थे कि अगर उर्दू मिक्स हिंदी लिखी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये दोनों राजाओं के बीच में जो कश्मकश था, पसोपेश था भाषा को लेकर, उसको ठीक किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो आदर्श अपनाया वो राजा लक्ष्मण सिंह का, और राजा लक्ष्मण सिंह का जो आदर्श अपनाया उसी भाषा में उन्होंने विद्या सुंदर नाम का जो अनुवाद किया नाटक का, बंगला से, अंग्रेजी से, बंगला से, संस्कृत से अनुवाद करके। और भारतेंदु युग हम जानते हैं कितना लीडिंग अपना पोजीशन रखता है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में, और इसके पीछे वही उद्देश्य था। अब आप जब आगे आएंगे द्विवेदी युग में, ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है जिसने अनुवाद न किया हो। एक भी नाम आप नहीं बता सकते हैं। आधुनिक हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है? अगर शोधार्थी हमसे कुछ बोल पाएँ तो बताएं। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? रोशन, बैठ के। अच्छा, कहा जाता है कि भारतेंदु खड़ी बोली के पहले कवि हैं। भारतेंदु खड़ी बोली के पहले कवि नहीं हैं, वे प्रवर्तक हैं, वे प्रणेता हैं, और प्रणेता होने में और कवि होने में अंतर है। जैसे कोई रास्ता दिखा दे कि इस रास्ते पे चलो, तो टार्च बियरर तो हो गया, लेकिन जो चलने वाला है वो पहला यात्री कहलाएगा। इस नज़रिए से भारतेंदु खड़ी बोली के पहले कवि नहीं हैं। खड़ी बोली के पहले कवि हैं श्रीधर पाठक। नेट का भी सवाल है ये, खैर उसकी अलग चर्चा। श्रीधर पाठक ने अपनी कविता का जो शुरुआत की वो अनुवादों से की। उन्होंने गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का हिंदी में अनुवाद किया उजड़ ग्राम नाम से। अब आप देखिए, हिंदी कविता का, आधुनिक हिंदी कविता का, खड़ी बोली कविता का पहला कवि इतना काम करता है अनुवाद के क्षेत्र में। द हर्मिट, डिजर्टेड विलेज, हाँ, श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, अनुवाद के माध्यम से। अनुवाद करने के पीछे साहित्य को समृद्ध करना, और क्लासिक्स के अनुवाद करने के पीछे हमारी जो क्लासिक परंपरा है उसको समृद्ध करना, और उस परंपरा को पूरी दुनिया में, जो ज्ञान की चर्चा यहाँ हो रही है वह भी एक ज्ञान का क्षेत्र था जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में हम पहुँच रहे थे। और ये काम केवल कवि ही नहीं कर रहे थे, अन्य जो तमाम जो समाज सेवी थे वो लोग भी ये काम कर रहे थे। भारतेंदु, देखिए, भारतेंदु का योगदान केवल साहित्यकार के नाते नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के व्यक्तित्व थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो बेकन रचनावली नाम से बेकन के निबंधों का सारा अनुवाद कर डाला है, पूरा बेकन रचनावली नाम से पूरा हमारे सामने है। अब आप छायावाद के कवियों को लीजिए, रविंद्र कविता कानन नाम से निराला ने रविंद्रनाथ टैगोर की सारी कविताओं का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मैं लिटरेरी एस्पेक्ट पे जा रहा हूँ क्योंकि तकनीकी पक्ष मेरा क्षेत्र नहीं है, यद्यपि है, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उधर जाने का हमारा मन भी नहीं है। हम लोग केवल अपनी क्लासिक्स परंपरा पर जाएं। महादेवी जी ने जिस शकुंतला नाटक की हमने बात की थी उसके चौथे अंक का पूरा ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। और ध्यान रहे हमारे विद्यार्थियों के लिए कि महादेवी वर्मा संस्कृत में ही एमए थी, वो हिंदी की छात्र नहीं थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इसलिए संस्कृत का उनका बैकग्राउंड था। उन्होंने शकुंतला के चौथे अंक का पूरा अनुवाद किया। पंत का नाम अगर आप लेते हैं तो पंत के बारे में तो ये कहा जाता है उन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं उन कविताओं पर भी अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का बड़ा भारी प्रभाव है। वर्ड्सवर्थ की एक कविता है द क्लाउड, पंत की एक कविता का नाम है बादल। उनकी परिवर्तन कविता भी टेनिसन की कविता से ऐसा लगता है प्रभावित है, और यही अंतर निराला और पंत के बादल में है। पंत ने फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी पहले उस उद्घाटन सत्र में कि बच्चन ने मधुशाला में वो किया है। वो काम मधु ज्वाल नाम से पंत ने किया है, पंत भी अनुवाद कर रहे हैं। हाँ, इस दृष्टि से प्रसाद ने कोई अनुवाद इस तरह का नहीं किया, ऐसा नहीं सुनाई पड़ता, बाकी छायावाद के सारे कवियों ने अनुवाद को माध्यम बनाया।
अब इसके पीछे धारणा यही थी कि हम अब बताइए, उमर खयाम को हम पढ़ पाते अगर ये अनुवाद नहीं होते तो? बंगला का माइकल मधुसूदन दत्त, एक बड़े राइटर जिनका मेघनाथ वध नाम से एक महाकाव्य है, उसका मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया, उसका नाम भी यही रखा है, मेघनाथ वध। अब इसके पीछे जो धारणा थी मैं बता रहा था कि एक तो हम दूसरी भाषाओं से परिचित हों, यानी जो अनुवाद है वो एक सेतु का काम करता है। हम बंगला नहीं जानते लेकिन शरद चंद्र को पढ़ते हैं, हम मलयालम नहीं जानते लेकिन शिवशंकर तक्षई पिल्लई का नाम जानते हैं। जो लोग हमारे शोधार्थी हैं वो ध्यान दें, शिवशंकर तक्षई पिल्लई जो है वो मलयालम के प्रेमचंद कहलाते हैं। उनके उपन्यास उसी तरह से पॉपुलर हैं जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यास हिंदी बेल्ट में। मैंने फकीर मोहन सेनापति का नाम लिया था, उनके उपन्यास का नाम है, उड़िया में है छमाण 8 गुंठ, हिंदी में अनुवाद हुआ है 6 बीघा जमीन, साहित्य अकेडमी से। हम उनको पढ़ पाते हैं। हम पंजाबी के सभी राइटर्स को, अमृता प्रीतम से लेकर जितने भी लोग हैं, हम उनको पढ़ पाते हैं। मराठी शिवाजी सावंत जैसे रचनाकार को हम हिंदी के माध्यम से पढ़ पाते हैं। तो अगर ये अनुवाद नहीं होता, अगर ये अनुवाद नहीं किया जाता, तो मेरा ख्याल है हिंदी के अलावा हम बाकी और किसी साहित्य से परिचित नहीं हो पाते। हम विश्व साहित्य की अगर बात करें, मैंने कहा शेक्सपियर के नाटकों का बच्चन ने अनुवाद किया, रांगे राघव ने अनुवाद किया, अमृत राय ने अनुवाद किया, रघुवीर सहाय ने अनुवाद किया, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं किया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया। पूरा का पूरा समग्र जो कंप्लीट वर्क है शेक्सपियर का, हिंदी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पाठकों के लिए अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन माना जाता है, हालांकि साहित्य में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके अपने योगदान होते हैं। उसी तरह से जैसे मैं कहूँ कि आपकी दाईं आँख में और बाईं आँख में कौन श्रेष्ठ है, तो अंतर करना मुश्किल है। उसी तरह से सूर और तुलसी में छोटाई और बड़ाई करना मुश्किल है। इसी तरह से विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार के बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन जो पाठक वर्ग है, जो प्रतिक्रिया देता है, वो ये बताता है कि संसार साहित्य का जो सबसे श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है वो लियो टॉल्स्टॉय का अन्ना करेनिना है, वार एंड पीस है। अब ये अन्ना करेनिना एंड वार एंड पीस, ये दोनों उपन्यास हम अनुवाद के माध्यम से हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी के पाठक अच्छी तरह टॉल्स्टॉय से परिचित हैं। उसी रूस का एक बहुत बड़ा रचनाकार है जिसका नाम है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की का एक उपन्यास है द मदर, पहले अंग्रेजी में हुआ और उसके बाद फिर हिंदी में आया माँ नाम से। और ध्यान रहे, रूसी भाषा से जितने भी बड़े उपन्यास हैं उन सबका हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है भीष्म साहनी। सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने, जर्मनी का गेटे, उसका अनुवाद हमारे यहाँ उर्दू और हिंदी दोनों में हुआ है। तो ये तो ही हुआ कि जो विश्व की बड़ी रचनाएं हैं वो, और हिंदी में जो हमारे यहाँ संस्कृत की जो क्लासिक्स है वो वहाँ जा रही है। मैंने मेघदूत की चर्चा की थी। हमारे विद्यार्थियों को जानना चाहिए मेघदूत की इतनी प्रशंसा क्यों की जाती है। कविता जहाँ पहुँच सकती है उस सीमा पर पहुँची हुई कालिदास की, इसलिए कालिदास को कालिदास कहा जाता है। अगर आधुनिकतम नाटककार मोहन राकेश ने आषाढ़ के एक दिन में कालिदास को नायक पात्र बनाया है तो निश्चित रूप से उस परंपरा से जोड़ने के लिए बनाया है। ध्यान रहे, वो कालिदास वहाँ केवल प्रतीकात्मक हैं, केवल परंपरा से आपको जोड़ रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी परंपरा से कट जाता है वो आधुनिक नहीं हो सकता। आधुनिकता क्या है, विकास क्या है, परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्य। आप उसको ऐसे समझ लीजिए जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ जो होती है उसकी परंपरा है और उसकी शाखाएं और उसकी डालियां जो है उसके वर्तमान है, आधुनिकता है। अगर कोई पेड़ अपनी जड़ से कट जाए तो उस पेड़ की क्या हैसियत होगी, कुछ नहीं होगी। जो व्यक्ति अपनी क्लासिक परंपरा से कट जाता है वो बोनसाई बन जाता है। याद करिए जरा सर सैयद को क्या कहा था उन्होंने, कौम की तरक्की तब हो सकती है कि जब एक हाथ में दीन की किताबें होंगी और एक हाथ में साइंस की किताबें होंगी। दीन और साइंस कहने का क्या मतलब था? दीन और साइंस कहने का मतलब ये नहीं था कि एक हाथ में आप कुरान रख लीजिए कंधे पे और एक में साइंस की किताब ले लीजिए ना। आप अपने दीन से भी न कटें, आप अपनी जड़ और परंपरा से भी न कटें और आधुनिकता ज़माने में क्या हो रहा है उससे भी आप रूबरू हों, वाकिफ़ हों, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अनुवाद ये काम करता है। अनुवाद हमें परंपरा से जोड़ता है।
और आधुनिकतम दृष्टि के माध्यम से जोड़ता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, कबीर इलाहाबादी का एक शेर है कि हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। ये कौन सी किताबें हैं? ये वही मॉडर्न किताबें हैं जो दीन से अलग हो जाती हैं। अगर कोई केवल पाठशाला में पढ़ा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ सकता, अगर कोई केवल मदरसे में पढ़ा हुआ है आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ब्रिज कोर्स कराती है ताकि आधुनिकतम कड़ी से जोड़ा जा सके। तो आप अपनी जड़ से न कटें, आप अपने दीन को भी न भूलें और ज़माने में क्या हो रहा है इसको भी जानें। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो आदमी क्लासिकल म्यूजिक बजा सकता है उसके लिए लाइट म्यूजिक बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर शगुफ्ता, जो क्लासिक म्यूजिक जानता है वो लाइट यूं बजा देगा, और जो खाली लाइट जानता है वो क्लासिक नहीं बजा सकता। क्लासिक क्या है? हमारी परंपरा है, हमारी जड़ है। लाइट क्या है? आधुनिकता है। और जीवन क्या है? परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्य। जापान में एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं बोनसाई। नीचे जड़ें काटते जाते हैं और ऊपर पेड़ ग्रो नहीं करता है। 50 साल का पेड़ 2 फीट का होता है। क्यों? क्योंकि जड़ें काट दी जाती हैं। अनुवाद हमको हमारी जड़ों से परिचय करवाता है। रामविलास शर्मा अपने अंतिम दिनों में वेदों का अनुवाद कर रहे थे। एक ऐसा प्रगतिशील आलोचक, जितना बड़ा कोई आलोचक हिंदी में नहीं हुआ, वह वेदों पर काम कर रहा था। क्यों? तो वो हमारी क्लासिक्स है, वो हमारी जड़ है। और उसी जड़ से परिचित करवाने का जो बड़ा काम किया गया वो पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य में आप अगर देखते हैं तो अनुवादों के माध्यम से होता है। और उस क्लासिक्स में जो चीज़ें हैं वो आपको आधुनिक में बहुत कम मिलेंगी। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्लासिक्स यानी हमारी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हमारी जड़ें, और आज आधुनिकतम विधा अनुवाद के माध्यम से हम उसको पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। प्रेमलता जी का संबंध चूंकि राजस्थान से भी है, राजस्थान से ही है, वो मूलतः वहाँ की हैं, वहाँ के ट्रेडिशन को समझती हैं। वो मेघदूत को अंग्रेजी से लेके बने कहा दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हो चुका है, और रीजनल लैंग्वेजेज में उसका अनुवाद हुआ। भोजपुरी में हुआ, अंगिका में हुआ, बज्जिका में हुआ, और तो और राजस्थानी में भी हुआ। क्या है उसमें? इसलिए केवल एक उदाहरण देकर मैं एक चित्र समझाना चाहता हूं अनुवाद के वैशिष्ट्य को, अनुवाद के महत्व को, अनुवाद की उपादेयता और प्रासंगिकता को। कविता क्या होती है वो हमारे साहित्य के विद्यार्थी भी सुने। हिंदी कविता में कहीं ऐसा चित्र आता हो तो जरूर हमें बताएं। मेघदूत में एक दृश्य आता है। कहानी आप लोग जानते हैं कि वो यक्ष अपनी प्रिया से दूर रहता है 1 साल के लिए। उसने ऐसा कोई अपराध कर दिया कि उसके मालिक ने कहा तुम 1 साल दूर रहोगे। उस 1 साल की दूरी में उसने जैसे ही आषाढ़ का पहला दिन आया, बादल उमड़े और घुमड़े, तो उसने ये कहीं नहीं देखा कि मैं क्या करूं। जब कोई सामने नहीं मिला तो उसने बादलों से अपनी बात कह दी, और ये कह दी कि हे बादल, तुम हमको बड़ा भाई मान लो, और मेरी जो पत्नी यक्षिणी है, अलकापुरी में रहती है, यानी तुम्हारी भाभी हुई, तुम उसके पास मेरा ये संदेशा पहुंचा दो। वो संदेशा लेकर जब वहाँ से चलता है, रामगिरी से, जो छत्तीसगढ़ में बताया जाता है, वहाँ से लेकर हिमालय तक, वो जो यात्रा है पूरे मेघदूत की यात्रा है, पूर्व मेघ में। और जब वो उत्तर मेघ में जाता है तो वो जो नायिका जो है वो यक्षिणी, उसकी विरह की वेदना प्रदर्शित की गई है। ये है वो लिरिक्स पूरा। अब आप देखिए, उसमें चित्र देखिए। इसीलिए इसका उर्दू में भी क्लाउड पैके अब्र नाम से इसका अनुवाद हुआ है। हिंदी में, अंग्रेजी में क्लाउड मैसेंजर नाम से अनुवाद, बहुत सारे अनुवाद हुए हैं। चित्र जो मैं बताना चाहता हूँ वो देखिए। बिरही यक्ष कहता है कि तुम ये कह देना जाकर यक्षिणी से, मेरी प्रिया से, कि मैं उसका एक पत्थर के शिलाखंड पर, देखिए अनुवाद ने कितना सहयोग किया है अपने क्लासिक्स को के सौंदर्य को, काव्य सौंदर्य को समझने में। वो कहता है कि एक पत्थर का खंड है, शिलाखंड, मैं उस पर प्रिया का एक चित्र बनाता हूँ। फोटो किससे बनाएगा? जंगल में रहता है तो शिला, गेरू, धातुराग, वो शिला पर एक चित्र बनाता है। किसका चित्र बनाता है? अपनी प्रिया का। लेकिन सामान्य अवस्था का चित्र नहीं बनाता है। प्रणय कुपिताम, जो प्रणय में रूठी हुई हो। ध्यान रहे, सामान्य रूठना और प्रणय में रूठना दोनों में अंतर है। चूंकि क्लासिक्स की बात हो रही है, प्रेम गीत की बात हो रही है, कालिदास की बात हो रही है, इसलिए उनकी संवेदना को आप समझिए।
एक चित्र बनाना प्रिया का, प्रणय में रूठी हुई प्रिया का चित्र बनाना, और एक और चित्र बनाना जो उसके पास, उसकी तरफ झुककर चरणों में गिरकर उसको मनाने का एक चित्र। दो चित्र बनाना चाह रहा है वो। मूल छंद सुने आप। त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम, त्वाम आलिख्य प्रणय कुपिताम, धातुरागहि शिलायाम, आत्मानं ते चरण पतितिम यावद इच्छाम कर्तुमः, आश्रयस्तामन मुहुर्पतितहि दृष्टि रारुप्यते में, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नवकृतान्तः। मैं एक तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ, उस चित्र में मैं एक और चित्र बनाना चाहता हूँ अपना, जो तुम्हारे चरणों में गिरकर मनाना चाहता है। होता क्या है, आप जरा हिंदी में तलाशिएगा ऐसा चित्र कहाँ होगा। जैसे ही मैं अपना चित्र बना लेता हूँ, तुम्हारा बना लेता हूँ और अपना बनाना शुरू करता हूँ, तो मेरे आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होती है, और उस आंसुओं की धारा से जो मेरा वाला चित्र है वो मिट जाता है। यानी तुम्हारा तो पूरा हो जाता है, लेकिन जैसे अपना वाला बनाना चाहता हूँ तुम्हें मनाते हुए, वो वाला धुल जाता है। और जब धुल जाता है तो मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ कि विधाता इतना मुझसे रूठ गया है कि जो हमारी प्रिया से चित्र मिलन को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। साक्षात मिलना तो छोड़िए, वो क्रूरस तस्मिन नपन सहते संगमम नव कृतांतः। ईश्वर विधाता हमारे चित्र संगम को भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। ये मूल कविता का चित्र है। अब जरा अनुवाद देखिएगा आप। संस्कृत से अगर परिचित नहीं है थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अनुवाद जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अनुवाद राजस्थानी का है प्रेमलता जी। वो जो चित्र समझ गए आप, तो राजस्थानी में देखिए। राजस्थानी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी। रंग गेरुआ घोल शिलाधन चित्र सवारूं, रंग गेरुआ घोल शिलाधन चित्र सवारूं, पग कमला ढिंग तुझ निछावर होय चितारूं, उनपुल उमगे नीर आधारी अंबक आवे, और विधना बैरण होय मिलन सुख इतो न भावे। मैं समझता हूँ अनुवाद की नज़रिए से आप अगर देखेंगे तो 4 छंद का 4 छंद में अनुवाद करना बहुत कठिन है। समश्लोकी बिल्कुल इक्वल वर्स में इक्वल फीलिंग को लाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है अनुवाद ऐसा होता है कि जैसे सेंट की शीशी में रखा हुआ सेंट, आप पूरा सेंट निकाल लीजिए तब भी आप दावा नहीं कर सकते कि आपने सेंट निकाल लिया। पूरा एक एक ड्रॉप हटा दीजिए सेंट की शीशी में से, लेकिन इसेंस जो है वो रह ही जाता है। उसी तरह से अनुवाद कितना भी अच्छा होगा लेकिन मूल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोक बोलियों में अनुवाद होता है, इस पर अध्ययन करना चाहिए कि जो फॉक जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे राजस्थानी मैंने कहा बहुत रिच लैंग्वेज है, उसमें किया हुआ ये अनुवाद मूल से किसी भी तरह कमतर नहीं है, बल्कि उससे अच्छा है। ये किया जाना चाहिए, जानना चाहिए। अब देखिए, इतने सारे अनुवादों के बाद जब हम अनुवाद का अध्ययन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि संस्कृत कवियों का अनुकरण, एक उदाहरण मैंने दिया था, हम इसलिए हुआ कि मेरी झुक गई कमर, मैं झुक कर ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से रीतकाल के कवियों का उर्दू कवि अनुकरण करते हैं इस मामले में। केशव का एक बड़ा मशहूर दोहा है, हर हिंदी वाले जानते हैं। केशव केसन अस्करी जस अरिहून कराह, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जान। बुजुर्ग नहीं दिखना चाहते, हो गए हों अलग बात है, श्वेत केस हो गए हैं मगर शरीर से जवान हैं, जा रहे हैं। तो 4-5 लड़कियां जो पानी भर रही हैं, उन्होंने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि बाबा क्यों कह दिया, दुखी हो गए और उन्होंने एक दोहा लिखा कि केशव, मैंने हमारे बालों ने इतना गजब ढाया हमारे साथ जैसा दुश्मन भी नहीं कर सकता। और जिन्हें बाबा नहीं कहना चाहिए, चंद्र बदन मृगलोचनी, मुझे बाबा कह के जा रही हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस दोहे को अपने दिमाग में रखिए और जोश मलिहाबादी का एक शेर सुनिए, कथा सुनिए। मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना यारब, या नारे जहन्नम में जलाना यारब। नारे जहन्नम माने जहन्नम की आग। मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना यारब, या नारे जहन्नम में जलाना यारब। और माशूक कहें आप हमारे हैं बुजुर्ग,
नाचीज को वह दिन न दिखाना यारब। जोश मलिहाबादी, केशव जिनको कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया, जिनकी कविता को आचार्य शुक्ल ने कहा कि उन्होंने केवल हाँ अनुवाद के नजरिए से भी कहा, उन्होंने सारे क्लासेस के अनुवाद करके रामचंद्रिका में भर दिया है। तुलसीदास भी बड़े अनुवादक हैं मगर उनका जिक्र वो नहीं करते। संत हृदय नवनीत समाना अनुवाद है। संत हृदय नवनीत समाना सज्जना नाम हृदयम तो कोमलम नवनीतयत नवनीतवत सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर सीता युत युतो रामो राजते पर्ण मंदिरे। अनुवाद। लेकिन तुलसीदास को कोई अनुवादक नहीं कह सकता, क्योंकि अगर अनुवाद में रचनाकार की प्रतिभा, कलात्मकता, काव्य वैशिष्ट, काव्य चारुत्व विद्यमान हो तो अनुवाद मूल से ज़्यादा अच्छा आनंद देता है। तुलसीदास का अनुवाद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और अगर आप में वो प्रतिभा नहीं है, कठिन काव्य का प्रेत जैसा कहा था शुक्ल जी ने, तो रामचंद्रिका के जितने भी अनुदित स्थल हैं उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना आचार्य शुक्ल करते हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरह से ये अनुवाद हमारे जीवन को प्रभावित करता है। केशव से जोश मलिहाबादी जैसा कवि ग्रहण करता है भाव, और उर्दू में जो कथा लिखता है बहुत मशहूर कथा है। ऐसे एक उदाहरण और देखिए, एक बोधा हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं, रीत मुक्त कवियों में बोधा का एक छंद है, उसकी एक पंक्ति है कि हम कौन दो आपन पीर कहों, हम कौन दो आपन पीर कहों, दिलदार तो कोई दिखा तो नहीं। मैं अपनी वेदना किससे कहूँ, कोई दिलदार नहीं दिखाई देता है। उर्दू को सुन लीजिए आप, किसे अपना बनाएं कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर तो मिल जाते हैं दर्दे दिल नहीं मिलता, सभी दक्काक मिलते हैं कोई आकिल नहीं मिलता, यहाँ सरदर्द मिल जाते हैं दर्दे दिल नहीं मिलता। दिलदार तो कोई दिखा तो नहीं, हम कौन दो आपन पीर कहों, दिलदार तो कोई दिखा तो नहीं। इसी बोधा की एक और पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। प्रेम का रास्ता कैसा है? तलवार के धार पर चलने जैसा। और जरा जिगर मुरादाबादी को पढ़िए, ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक ने तलवार का धार कहा और एक ने आग का दरिया कहा। अब इसको एग्जैक्ट अनुवाद तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अनुवाद जी बताएंगे प्रेमलता जी, अनुवाद कई तरह का होता है। छाया अनुवाद होता है, भावानुवाद होता है, शब्दानुवाद होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिगर मुरादाबादी जो आधुनिक उर्दू कविता के बड़े शायर माने जाते हैं, उनके इन दोनों शेर में आप जरा रीत काल के कवियों से मिलान करिए तो आपको पता चलेगा रीत काल की तमाम सारी कविताएं छाया अनुवाद की तरह, भावानुवाद की तरह आधुनिक काल में, और जो लोग कहते हैं रीत काल कविता ऐसी ही है, उनको अनुवाद के नज़रिए से रीत काल का अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, बहुत बातें हैं, लेकिन अनुवाद तलवार के धार पर धावनो है। अगर आपने सही अनुवाद नहीं किया है, और ये अनुवाद इतनी बार क्यों किया जाए? मेघदूत का मैंने कहा इतनी बार अनुवाद हुआ, क्यों इतनी बार क्यों? क्योंकि देखिए, मैथमेटिक्स में तो 2 3 6 होता है, लेकिन साहित्य में 2 3 6 नहीं होता है। कुछ भी आप कह लेते हैं लेकिन संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए बार बार अनुवाद के माध्यम से उसके काव्य वैशिष्ट को सामने लाना होता है। और हम तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, नयो नयो लागत जो जो निहारिए। तो जो मूल छंद है उसका रूप इतना आकृष्ट करता है कि चाहे हम जितनी बार भी उसको कह लें वो नया नया लगता है। क्षणे क्षणे यन्नौता मुपैति तदैव रूपम रमणीयताया, नयो नयो लागत रावरे रूप की नीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। ये जो अनुवाद है जो नयो नयो लागत के लिए किया जाता है, नई नई दृष्टि के साथ नए नए टेक्स्ट को हमारे सामने अलग अलग नज़रिए से रखा जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है, अनुवाद केवल भाषाओं को नहीं जोड़ता है, क्योंकि भाषाएं जो होती हैं वो संस्कृति से संबंध रखती हैं, संस्कृतियाँ दिलों को जोड़ती हैं। इसलिए अनुवाद दिलों को जोड़ता है, अनुवाद मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, और दुनिया में कितना कुछ लिखा जा रहा है उसको जानने के लिए जोड़ता है। हम सभी जानते हैं शेक्सपियर ने नाटक तो लिखे ही हैं, शेक्सपियर ने अलग से सॉनेट्स लिखे हैं, 154 सॉनेट्स, 154 सॉनेट्स। उनका एक सॉनेट है, उस सॉनेट की आखिरी पंक्ति है, जरा देखिए, और उसके अनुवाद की बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पंक्ति है
sweetest thing turn sourest by their deeds. Sweetest thing turn sourest by their deeds. Lily that fatal smell worse than weeds. कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी आदमी का काम अगर अच्छा है तो वो अच्छा होगा, और अगर काम अच्छा नहीं है तो उसकी बुराई की जाएगी। और उदाहरण दिया कि जो कमलनी है ना, कमलनी, अगर कमलनी सड़ जाए तो उसमें से भी स्मेल आती है। तो इस बात को देखिए जरा, हिंदी में अनुवाद कितना बढ़िया किया है। तो इसका भाव हो गया स्वीटेस्ट थिंग टर्न साउरेस्ट बाय देयर डीड्स, यानी मीठी चीज़ भी कड़वे में बदल जाती है अपने कार्यों से, अपने कार्यों के माध्यम से। वैसे ही जैसे अगर कमल या कमलनी सड़ जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है। अनुवाद देखिए आप, बेहतरीन अनुवाद। मधुरतम वस्तु भी दुष्कृत्य से अपकृत्य पाती है, और कमलनी क्यों न हो सड़ जाए तो दुर्गंध आती है। रमेश चंद्र द्विवेदी, इतना अच्छा अनुवाद। सॉनेट्स का पूरा अनुवाद मैंने पढ़ा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि शेक्सपियर को शेक्सपियर इसलिए कहा जाता है, वो कविता में मनुष्य की भावनाओं को सामने लाकर रख देते हैं। ओ हाउ मच मोर डथ ब्यूटी ब्यूटियस सीम, अहो सौंदर्य का सौंदर्य तब कितना निखर जाता, जगत पहनकर सत्य का आभूषण जगत को जगमगाता। जब अनुवाद, तो अनुवादों ने किस तरह से हमें आच्छादित किया है। सुबह के सत्र में रेणुका जी कह रही थी कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वारसी साहब भी कह रहे थे, वो अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। ये निश्चित रूप से आज के दौर में जब पूरी दुनिया एक विलेज हो रही है, ऐसे में अनुवाद की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। 40 देशों में हिंदी हम पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों में, अनुवाद के माध्यम से। अगर अनुवाद नहीं होता तो हिंदी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मित्रों, अनुवाद उपादेय है, प्रासंगिक है। और आज के दौर में मेरा ये मानना है कि हिंदी का कोई भी विद्यार्थी अगर मल्टीलिंगुअल है तो रोजगार की संभावनाएं, जो हमारा विषय नहीं है, कोई और एक्सपर्ट बोलेंगे, इससे ज़्यादा और संभावना कहीं नहीं बनती है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाके देखा, नेशनल यूनिवर्सिटी में एक दो लोगों से मिला भी, तो उनको ऐसे अध्यापक चाहिए जो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, उर्दू बहुत अच्छी आती है और हिंदी भी आती है। और मैं अभी भी कहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो कल्चर है, उर्दू भी जानता है विद्यार्थी, हिंदी जानता ही। अगर हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों में बहुत अच्छा है वो, तो विश्व में रोजगार की संभावनाएं इतनी अपार हैं, वो कहीं भी जा सकता है। और यही अनुवाद की सबसे बड़ी सार्थकता है। मित्रों, आप लोगों ने मुझे अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया। जो आगे बढ़ना चाहता है वही आगे बढ़ता है। ज्ञान ने ये आयोजन किया बहुत आगे बढ़ने के लिए, और इससे मैं समझता हूँ डॉक्टर नाजिस को भी एक बड़ा रास्ता मिला। मैं अपनी बात अपने ही शेर के साथ में ख़त्म करता हूँ। तो कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर, दिल से फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।